राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को भूमि सम्मान पुरस्कार किए प्रदान। प्रधानमंत्री ने पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। कहा, नए टर्मिनल से यात्रा, व्यापार तथा संचार में होगा सुधार। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह जिला के फिरोजपुर झिरका गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2741 करोड़ रुपए की 347 परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। और प्रदेश के राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन को बताया महत्वपूर्ण। कहा, इससे विद्यार्थियों के कौशल प्रशिक्षण और रोजगार की संभावनाओं में होगी बढ़ोतरी। नमस्कार, मैं जगजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में 2023 के भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रमुख घटकों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को प्रदान किए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भू रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी और लोग सरकारी कार्यक्रमों का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। से लिंकेज स्थापित करने की परिणाम स्वरूप लोगों तक सरकार की योजनाओं के लाभ पहुंचाने से बहुत सहायता मिलेगी। लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइज होने से सही लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित रूप से मिल सकेगा। साथ ही बाढ़ और आग लगने से जैसे आपदाओं से स्थित दस्तावेज हो जाने पे ये उत्पन्न होने वाला जो समस्या है उसको भी ये सुलझ सकेगा। जो होता है 5 लोग बैठ के जमीन को डिवाइड करते हैं 5 भाइयों में। इसके बाद फिर उसके बच्चे आ जाएंगे जाते हैं, फिर उनके नाम पे 5 लोग बैठ के जमीन डिवाइड करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते नहीं। जो उनका थोड़ा बहुत अशिक्षित हुए, पढ़े लिखे, उनको मालूम पड़ा कि ये जमीन खुद के नाम पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि डिजिटल इंडिया देश में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है और आज दुनिया के कुल डिजिटल लेन देन में 46% भारत में हो रहा है। इस अवसर पर असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को पुरस्कार दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एकीकृत भवन को उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नए टर्मिनल भवन का निर्माण करीब 710 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और इससे क्षेत्र में व्यापार तथा संचार में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इससे पोर्ट ब्लेयर के लोगों की दीर्घकालिक मांग पूरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एकीकृत टर्मिनल हर रोज 11,000 पर्यटकों को सेवा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई विकास गतिविधियों को देखते हुए द्वीप समूह में पर्यटकों की संख्या दुगनी हो गई है। स्वार्थ भरी राजनीति के कारण विकास का लाभ देश के दूर दराज वाले इलाकों तक पहुंचा ही नहीं। ये दल उन्हीं कामों को प्राथमिकता देते थे जिसमें इनका खुद का भला हो, इनके परिवार का भला हो। नतीजा ये हुआ कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, जो हमारे आइलैंड्स हैं, वहां की जनता विकास से वंचित रही, विकास के लिए तरसती रही।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में समावेशी विकास का नया मॉडल विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि विकास का ये मॉडल बड़ा व्यापक है और इसमें प्रत्येक क्षेत्र और समाज के प्रत्येक वर्ग तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सहित जीवन के सभी पहलुओं का विकास शामिल है। अंडमान निकोबार में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। ये हमारी सरकार है जिसने पोर्ट ब्लेयर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। पहले की सरकार के समय अंडमान निकोबार में इंटरनेट सैटेलाइट के भरोसे ही था। हमारी सरकार ने समंदर के नीचे सैकड़ों किलोमीटर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर इस परेशानी को दूर कर दिया है। प्रधानमंत्री ने रक्षा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में भारत के युवाओं की क्षमता की सराहना की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे देश के विकास के प्रति समर्पित रहें। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि वे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारी विकास कार्यों के समूचे क्षेत्र को बल मिलेगा। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश के विमान बेड़े का व्यापक विस्तार किया गया है। विमानों की संख्या 400 से बढ़कर 700 हो गई है। उन्होंने कहा कि ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली की CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं के लिए अपने पैसे वापस लेने में मददगार होगा। इस पोर्टल के शुभारंभ के बाद अमित शाह ने कहा कि सहारा समूह के 4 सहकारी समितियों में फंसे जमाकर्ताओं के पैसे वापस लेने की प्रक्रिया सहारा रिफंड पोर्टल के उद्घाटन के पश्चात शुरू हो गई है। शुरुआती चरण में जमाकर्ताओं को रिफंड पोर्टल 5,000 करोड़ रुपए लौटाएगा। पहले चरण में प्रत्येक जमाकर्ता सिर्फ 10,000 रुपए प्राप्त कर सकेगा। धन वापसी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। 1,07,00,000 निवेशकों को ये पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। पोर्टल लॉन्च हुआ है, वो पोर्टल से लगभग 1 करोड़ निवेशकों को, क्योंकि हमने तय किया है कि पहले 10,000 रुपया तक की राशि को हम भुगतान करेंगे। जिनका 10,000 तक का निवेश है वो, और जितना भी निवेश हो उसमें से 10,000 रुपया, ये ट्रायल बेस है। और ये पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन सबको निमंत्रित करेंगे। पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है चारों सोसाइटियों के, और सीरीज ऑफ मीटिंग कोऑपरेटिव मंत्रालय के, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने की है। गृह मंत्री ने बताया कि 4 करोड़ जमाकर्ता अब 10,000 रुपए तक प्राप्त कर सकेंगे। अमित शाह ने कहा कि इस पहल के सफल होने के बाद सहारा समूह के सहकारी समितियों में जिन जमाकर्ताओं के अधिक धन फंसे हैं उन्हें लौटाने का निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह जिला के फिरोजपुर झिरका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2741 करोड़ रुपए की 347 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 1270 करोड़ रुपए की लागत की 157 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 1462 करोड़ रुपए की लागत की 190 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने फिरोजपुर झिरका में नूंह जिला की भी 305 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं को जिला वासियों को समर्पित किया। जिले में आयोजित कार्यक्रमों में मंत्रीगण, सांसदों और विधायकों ने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने नूंह विधानसभा क्षेत्र के 66 गांवों के लिए 4 नई पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की। इस पर लगभग 306 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 8.5 सालों में चली आ रही विकास की गति को आज की परियोजनाओं ने ऐतिहासिक बना दिया है। उन्होंने कहा इससे पहले भी डिजिटल माध्यम से 6 बार पूरे प्रदेश में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया, जिससे लगभग 12,500 करोड़ रुपए की लागत की 1100 से अधिक परियोजनाएं जनता को दी गईं। करोड़ रुपया ये बनती है।
इस कार्य को हमने संपन्न किया है। और ये बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के बड़े सामूहिक कार्यक्रम पहले भी प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हम लोग 6 बार कर चुके हैं। उन 6 बार की टोटल जो लागत आई है प्रोजेक्ट्स की लगभग 12,500 करोड़ रुपया थी, और आज अगर 2700 करोड़ रुपया उसमें जोड़ते हैं तो ये कहीं 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर के ऐसे प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। आज के समय में ई गवर्नेंस का एक बड़ा उदाहरण ये अपने को मिलता है कि पूरे प्रदेश का सैकड़ों प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन शिलान्यास या एक स्थान पर हमने किया है। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं पूरी हरियाणा की जनता को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह नीति विद्यार्थियों के कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार पाने की संभावनाओं को बढ़ावा देती है। इसलिए हरियाणा के शिक्षण संस्थानों को इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान देना होगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA फरीदाबाद में आयोजित लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में लगभग 30 करोड़ रुपए लागत की 2 छात्र केंद्रित परियोजनाएं का लोकार्पण किया। समारोह में शिक्षा मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जेसी बोस विश्वविद्यालय प्रदेश का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है और विश्वविद्यालय में नई परियोजनाएं विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा को सुविधाजनक बनाएंगी। उन्होंने प्रसन्नता जताई कि विश्वविद्यालय अनुसंधान, इनोवेशन और उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है। परियोजनाएं निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा को सुविधाजनक बनाने में सहायक सिद्ध होंगी। इसी प्रकार विश्वविद्यालय हाल के वर्ष में विज्ञान खंड और आवासीय खंड जैसे नए भवनों का निर्माण भी हुआ है, जो कि यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। यह शिक्षण संस्थान वर्ष 1969 में इंडो जर्मन परियोजना के अंतर्गत स्थापित हुआ था, जो कि पूर्व में YMCA इंजीनियरिंग संस्थान के रूप में पहचाना जाता रहा। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पलवल जिला सचिवालय के सभागार में करीब 16 करोड़ 60 लाख रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। परिवहन मंत्री ने कहा कि इस समारोह में जिला पलवल की 4 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों की गति प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार सबका विकास सबका साथ नीति को लेकर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि पलवल के लिए जो आज ये 4 योजना जो मिली है, जो 16.5 करोड़ की योजना है, शिक्षा की है, इरिगेशन की है, और इसको गति देने का काम करेंगे। और इतने आज पूरे हरियाणा में 350 परियोजना को अडॉप्ट करा है। 2741 करोड़ की लागत से पूरे हरियाणा का आने वाले समय में पूरे हरियाणा में किसी भी क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। और जो लोग कहते थे सड़कों के बाद आने वाले 2 महीना में आपको काम नहीं बचेगा, इतने फ्लाईओवर, इतने रेलवे, मेट्रो, सारे शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में हो, हेल्थ के में हो, P2D में हो, बहुत ऐसी काम मुख्यमंत्री राज की है। उन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में डॉक्टरों की टीमों को पहुंचाने के लिए हरियाणा रोडवेज की मिनी बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए रोडवेज के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। PWD के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ग्रस्त इलाकों की टूटी हुई सड़कों को बनाने का कार्य किया जाए ताकि हर संभव मदद बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों को समय पर पहुंचाई जा सके।
भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस यात्रा के लिए पार्टी संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किए गए हैं। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दी। ओम प्रकाश धनखड़ रोहतक में पार्टी की विस्तारित बैठक में पहुंचे थे। इस बैठक में प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। वहीं संगठन की मजबूती के बारे पर जोर दिया गया। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि 22 जुलाई को हिसार में प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष, सभी मोर्चाध्यक्ष और सभी मंडल अध्यक्ष की बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में आगामी 6 माह के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। हमने हिसार में सभी मंडल अध्यक्ष 311, सभी जिलाध्यक्ष 22 और सभी मोर्चा अध्यक्ष उनकी एक बैठक बुलाई है, जिसमें हम आगामी कुछ महीनों की योजना बनाएंगे। उसमें मुख्यमंत्री जी भी और हमारे प्रभारी विप्लव देव जी भी, मैं स्वयं, प्रदेश के संगठन मंत्री, महामंत्री सब रहेंगे। तो जिसके अगले 5-6 महीने की योजना पर विस्तार पूर्वक विचार करेंगे। और इस समय जो 15 अगस्त का जो हमारा समय होता है वो देशभक्ति से परिपूर्ण होता है। तो उस समय जो है हमारे सभी मोर्चों का हमने एक निर्देश दिया है कि 90 की 90 विधानसभाओं में अलग अलग मोर्चे की अलग अलग विधानसभा में ड्यूटी लगेगी, तो वो तिरंगा यात्राएं निकालेंगे। ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रदेश में भारी बरसात व बाढ़ की वजह से पैदा हुए हालात के बारे में बताया कि इस बार 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने पानी निकालने का पूरा प्रयास किया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां शामिल हो रही हैं। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। नई दिल्ली में कल एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में सुशासन के कारण एनडीए की पहुंच और व्यापकता बढ़ी है। जेपी नड्डा ने कहा कि एनडीए गठबंधन सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश को सशक्त बनाने के लिए और सेवा करने के लिए है। इस गठबंधन को अटूट और सुदृढ़ बताते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए गठबंधन की एकता देश के हित पर आधारित है। विपक्ष को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उनके गठबंधन में ना कोई नेता, ना ही कोई विचार, ना ही कोई नीति और ना ही कोई निर्णय लेने की क्षमता है। कोई विपक्षी पार्टियों में कल बेंगलुरु में 2024 में लोकसभा चुनावों में भाजपा का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाने की बैठक की थी। इसके एक दिन बाद आज एनडीए की बैठक हो रही है। अब खबरें फटाफट। करनाल को मिली 12,341.48 लाख रुपए की सौगात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीसी के माध्यम से 9 परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर दालें उपलब्ध कराने के लिए भारत दाल ब्रांड नाम के तहत 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री की शुरू। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने नए शैक्षणिक स्तर 2023-24 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की अधिसूचना की जारी। और जम्मू से 6,225 तीर्थयात्रियों का 16वां जत्था अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए हुआ रवाना। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।